हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो देखिए, हम कर रहे हैं आपका क्लास 10th की एनसीईआरटी को। जो लैंग्वेज ली है हमने वो है आपकी हिंदी। हम ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों को कर चुके हैं। आप चैनल पर नए हैं तो पार्ट 1 से देखना शुरू करेंगे, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट करिए। चैनल न्यू है तो उसको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। कैसे करना है? सब्सक्राइब करके करना है। किसी भी चीज का अभी यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको जो भी नोट्स चाहिए हो, आगे वन शॉट जो वीडियो आएंगी उस नोट्स की हो सकता है कि कुछ कॉस्ट हम रखें, बहुत ही मिनिमम होगी जो सभी पे कर लेंगे। अदरवाइज सभी चीजें फ्री हैं। कोई भी आपको क्वेश्चन करना हो जो आपको समझ ना आए बात, तो आपको व्हाट्सएप नंबर एक प्रोवाइड किया गया है। आप सीधे व्हाट्सएप में अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। हाय हेलो नहीं करना है, ठीक है। अब देखें, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था द्विविस्थापन अभिक्रिया को और अपक्षेपण अभिक्रिया को, जिसमें हमने देखा था जो द्विविस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं उनमें क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। मतलब जो भी उसमें यौगिक भाग लेते हैं वो अपने आयन बनाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, आयनों का आपस में आदान प्रदान बदलाव हो जाता है। अदल बदल हम इस तरीके से बोल सकते हैं, ये हो जाता है जिससे द्विविस्थापन अभिक्रिया पूरी होती है। वही हमने अपक्षेपण अभिक्रिया को देखा था कि द्विविस्थापन के उदाहरण हम अपक्षेपण अभिक्रिया में ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? क्योंकि जो द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है उसमें अवक्षेप बनता है। अवक्षेप क्या होता है? एक अघुलनशील पदार्थ है जो घुलता नहीं है। जो भी रिएक्शन होगी वहां वो नीचे तली में बैठ जाएगा, ये अलग हो जाएगा, वो घुलेगा नहीं उसमें, ठीक है। घुलनशील नहीं होता है। आज हम आपका देखेंगे रिडॉक्स अभिक्रियाओं को, संक्षारण को पढ़ेंगे और आपका विकृत गंधिता को पढ़ेंगे। बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संक्षारण में एक चीज आपने समझनी है कि संक्षारण हम आपके 3rd चैप्टर में आगे उसको डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि दिखने में या सुनने में आपको समझने में लगता होगा कि बहुत ही छोटी डेफिनेशन है, आराम से याद हो जाएगी, लेकिन उसका जो प्रयोग है वो बहुत बड़े स्तर पे है। अभी हम उस चीज को देखेंगे। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका रिडॉक्स अभिक्रियाएं। सबसे पहले रिडॉक्स होता क्या है? देखिए, हिंदी में भी उसको वही बोल रहे हैं और इंग्लिश में भी वही बोल रहे हैं। हिंदी में आपका बोलेंगे उसको उपापचय अभिक्रियाएं करके, वो वर्ड आपने भूल जाना है। आपको रिडॉक्स अभिक्रियाएं ही याद रखना है, इससे आपको नाम भी पता चलेगा। देखिए, रिडॉक्स जब इंग्लिश में आप देखते हैं तो ये स्पेलिंग होगी REDOX, ठीक है। तो वर्ड को आप तोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपको इसका मतलब पता चलेगा। इसमें 2 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। RE मतलब रिडक्शन, डॉक्स RED रिडक्शन, ऑक्स मतलब आपका ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। अभी हम आगे देखेंगे जो रिडॉक्स अभिक्रियाएं होती हैं वो होता क्या है। देखिए, एक आपकी अभिक्रिया होती है अपचयन और दूसरी होती है उपचयन। अपचयन को आप इंग्लिश में रिडक्शन बोलते हैं, उपचयन को आप ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, ये सारी चीजें अपने, ऑक्सीकरण भी उसी के लिए आप यूज करते हैं। ऑक्सीकरण संख्या ये आपसे पूछी जाती है, आगे सब चीजों पर बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। रिडॉक्स अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिन अभिक्रियाओं में कोई भी आप अभिक्रिया ले लें, अगर आपको लिखी हुई दिखेगी उसमें अपचयन भी हो रहा हो और उपचयन भी हो रहा हो, दोनों चीजें एक साथ एक ही अभिक्रिया में हो रही हैं, वो आपकी सारी रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाएंगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको कैसे पता चलेगा कि किस अभिक्रिया में अपचयन भी हो रहा है और उपचयन भी हो रहा है। ये अपचयन और अपचयन क्या बला है, आपको कैसे पता चलेगा? तो देखिए, जो आपका अपचयन होता है, अपचयन का मतलब इंग्लिश में मैंने आपको बताया रिडक्शन, मतलब किसी चीज की कमी होना, क्या है? रिडक्शन। तो देखिए, रिडक्शन वहां जहां पर ऑक्सीजन की कमी हो, मतलब जिन भी अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन उत्पाद में अलग हो, सॉरी आपका अभिकारक में अलग हो, जाके उत्पाद में वो ऑक्सीजन खत्म हो गया हो, मतलब कमी आ गई हो आपके ऑक्सीजन की। ये उत्पाद में 3 हो, आगे उधर 2 हो गया, तो ये सारी कमी आना ऑक्सीजन में क्या है आपका? रिडक्शन अभिक्रियाओं में आएगा, मतलब उसका क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। वहीं आप देखेंगे अगर हाइड्रोजन में वृद्धि हुई है, हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ पर 1 था वहां 2 हो गया, या यहाँ पर नहीं था वहां आ गया उत्पाद में, तो वो क्या है आपका? रिडक्शन अभिक्रियाओं के उदाहरण होंगे अपचयन के। दूसरी तरफ जो ऑक्सीडेशन है, जो ऑक्सीकरण है, जिसको आप उपचयन बोल रहे हैं, उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है।
ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीजन का जुड़ना। इससे आप नाम से याद रख सकते हैं, तब आप दोनों चीजों में आराम से अंतर कर पाएंगे। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का एडिशन, मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, वृद्धि होना। आपका ऑक्सीडेशन अभिक्रियाएं हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं हैं। वहीं उसका उल्टा होगा, जहां पर हाइड्रोजन घटेगा वो सारी क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, मैं साइड हो जा रही हूँ, आपने देखना है जो बोर्ड पर लिखा है। रिडॉक्स अभिक्रियाएं आपने देखनी थी। रिडॉक्स अभिक्रियाओं के लिए लिखा है वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें सामान्यतः उपचयन तथा अपचयन एक साथ होते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को आप रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहती हैं। ठीक है, दो प्रकार से होता है, मतलब उपचयन क्या है और अपचयन क्या है, इस चीज को समझेंगे। जिस भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन में वृद्धि होगी या हाइड्रोजन में कमी आती है, वह अभिक्रियाएं आपकी उपचयन अभिक्रियाएं कहलाएंगी या रिडक्शन अभिक्रियाएं कहलाएंगी। सॉरी, उपचयन को आपके बोलते हैं ऑक्सीडेशन अभिक्रियाएं। अपचयन, रिडक्शन अभिक्रियाएं वो होती हैं जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन में कमी होगी और आपका हाइड्रोजन में वृद्धि होती है। तो अब ऑक्सीडेशन से ध्यान रखेंगे ऑक्सीजन का एडिशन, तब आप इस चीज को समझ सकते हैं। अब इसका जरा हम उदाहरण देख लेते हैं। अगर हम उदाहरण देखें, जब आपका कॉपर अभिक्रिया करता है आपका ऑक्सीजन के साथ, कॉपर क्या है, सॉलिड, जब वो अभिक्रिया करता है किसके, ऑक्सीजन के साथ, तब आपका कॉपर ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड बनाता है। यहां पर अब आप समझिए, मैंने आपको डेफिनेशन के थ्रू बताया है, जो कॉपर है उसने ऑक्सीजन से क्रिया करी, मतलब यहां पर कॉपर के साथ आपका क्या था, ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन उत्पाद में आपको कॉपर का क्या दिख रहा है कि कॉपर का क्या हुआ है, उपचयन हुआ है, क्योंकि उसके साथ आके ये ऑक्सीजन जुड़ गया। मतलब ये क्या है, कॉपर का उपचयन हुआ है, ये ऑक्सीकरण आप बोल सकते हैं। कॉपर क्या हुआ है, उपचयित हुआ है, उपचयन हुआ है। ये रहा इसका उदाहरण। ठीक है, अब दूसरी तरफ अपचयन में हम देखते हैं, जब आपका जिंक ऑक्साइड आपके कार्बन के साथ क्रिया करता है, तब आप देखेंगे जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ क्रिया करेगा, तब आपका जिंक बनेगा, प्लस आपकी एक गैस बनेगी जो है कार्बन मोनोऑक्साइड। सबको पता है विषैली गैस है, इससे ज्यादा मात्रा में उपस्थित होने से ह्यूमंस की मौत भी हो जाती है। जो ईंधन अच्छी तरीके से पूरी तरह से नहीं जल पाते हैं, उससे ये निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर अभिकारक में जिंक के साथ ऑक्सीजन उपस्थित था, लेकिन जब उत्पाद में यहाँ पर गया, जिंक से क्या हुआ, ऑक्सीजन अलग हो गया। मतलब यहाँ क्या हुआ, जिंक का हो गया आपका अपचयन। जिंक का क्या हो गया, अपचयन हो गया, रिडक्शन हो गया, रिडक्शन हो गया। ऑक्सीजन के थ्रू आपने दोनों चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ, उपचयन हो गया, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये चीज आपको समझ आई। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि इस उदाहरण में हम किस तरीके से देख सकते हैं कि आपका उपचयन और अपचयन क्या है। तो यहाँ पर समझिए, आगे बढ़ने से पहले आपको जो दूसरा उदाहरण आप ऑक्सीडेशन का अगर देख सकते हैं, तो कॉपर ऑक्साइड आपका जब हाइड्रोजन से क्रिया करता है, तब आपका क्या होगा, देखिए कॉपर ऑक्साइड जो है जब आपका हाइड्रोजन से क्रिया करता है, तब आपका कॉपर बनेगा और आपका जल बन जाएगा। क्या बनेगा, कॉपर बनेगा और जल बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो ये देखें, कॉपर से यहाँ पर क्या हुआ, आपका कम हो गया, और ये हाइड्रोजन को जब आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा है, तो मतलब ये क्या हुआ, आपका उपचयन हो गया, किसका, हाइड्रोजन का, क्योंकि उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा है। अब रिडक्शन अभिक्रियाओं के लिए हम जो बात कर रहे थे वो क्या है आपका, कि जब आपका अपचयन और उपचयन एक साथ होते हैं, तब आप ऐसी अभिक्रियाओं को क्या बोलते हैं, रिडक्शन अभिक्रियाएं बोलते हैं। तो अभी हमने जो दूसरा उदाहरण लिया था, जरा उसको देखते हैं। जो हमने दूसरा उदाहरण लिया था उसको देखते हैं। जब कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से क्रिया करता है, तब आपका कॉपर बनता है, प्लस क्या बनता है, जल बनता है। अब यहाँ पर देखिए,
यहाँ पर जो हाइड्रोजन है अभिकारक से उत्पाद में जब वो जा रहा है तब क्या हो रहा है, उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। मतलब आपका हाइड्रोजन का क्या हुआ, उपचयन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। लेकिन कॉपर पे जब आप कॉपर ऑक्साइड को देखेंगे, उस पर हम देखते हैं तो यहाँ पर उसके साथ ऑक्सीजन था, लेकिन जब वो उत्पाद में गया तो वो ऑक्सीजन क्या हो गया, माइनस हो गया। और यहाँ पर हमने अपचयन की परिभाषा क्या देखी थी, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन में कमी या हाइड्रोजन में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन में कमी हुई, तो आपका कॉपर का क्या हो गया, अपचयन हो गया। तो ये अभिक्रिया को आप क्या बोलेंगे, आपका रिडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। आपकी परिभाषा अब आप अच्छे से समझिए। वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें सामान्यतः उपचयन तथा अपचयन एक साथ होते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, पता चला, अच्छे से समझ आया रिडॉक्स अभिक्रियाएं क्या है। अब बढ़ते हैं आगे। जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है आपका संक्षारण, जिसको आप कोरोजन बोलते हैं इंग्लिश में। आपका संक्षारण को पढ़ेंगे। देखिए संक्षारण क्या होता है। संक्षारण अगर हम मतलब से जाएंगे तो संक्षारण ही कोई चीज संक्षारित हो गई है, इसका मतलब हम लेते हैं कि वह चीज खराब हो गई है। अगर हम संक्षारण का मतलब समझें तो मतलब चीजों का खराब होना क्या है, आपका संक्षारण है। तो संक्षारण में क्या होता है, संक्षारण हम यूज करते हैं आपका, जैसे कोई लोहे की वस्तु है, कोई भी लोहे की वस्तु या कोई भी धातु है, कोई भी धातु आप ले सकते हैं। तो अगर वो अपने आसपास जो उसके ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जो नमी प्रेजेंट है, उससे क्रिया करके, हम लोहे का उदाहरण अगर देखें तो आप देखते हैं जब कोई नया लोहा होता है उसका कलर अलग होता है, लेकिन जब वो बहुत टाइम तक आप उसको खुले में छोड़ देंगे, किसी भी कील को आप छत पर कई दिनों तक छोड़ दीजिए जो न्यू हो, बाद में आप उसको देखेंगे कि उसके ऊपर एक भूरे रंग की परत जमा हो गई है। तो ये होता है संक्षारित होना। मतलब उस लोहे की कील ने अपने आसपास की आर्द्रता जो नमी थी उससे क्या क्रिया करके आपका क्या कर लिया, संक्षारित हो गई, वो खराब हो गई। क्या हो गई, संक्षारित हो गई। देखिए संक्षारण 2-3 लाइनों का आपका इसकी परिभाषा है, समझना भी आसान है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। क्योंकि देखिए संक्षारित, ये संक्षारण, ये संक्षारित होना बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। अगर आप इसको औद्योगिक स्तर पर देखें, बड़े स्तरों पर देखें, आप देखते हैं कि जो जहाज होते हैं नेवी वगैरह में, आपके जो वायुयान, जो भी चीजें हैं सब लोहे से मिलकर बनी है। बहुत बड़े बड़े पुल बने हुए हैं, गाड़ियां बनी हुई हैं, आपके ट्रक चलते हैं, सब लोहे से बने हुए हैं। मतलब अगर वो ऐसे संक्षारित हो जाएं तो आपको पता है कि करोड़ों रुपया हर साल आपका जो गवर्नमेंट है वो इसी काम में लगाई जाती है, क्योंकि चीजें संक्षारित होकर खराब हो जाती हैं। तो इस चीज को समझना और उसे रोकने के उपाय करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये जो टॉपिक है संक्षारण, इसको हम 3rd चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन ये टॉपिक आपको सुनने में छोटा लगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़ रहे हैं हम, संक्षारण। क्या है आपका संक्षारण। तो संक्षारण क्या होता है, संक्षारण क्या है आप इसमें लिख सकते हैं, वस्तुएं या फिर धातुएं आप लिख सकते हैं। धातुएं या वस्तुएं अपने आसपास उपस्थित नमी, आर्द्रता, अम्ल, जल आदि के संपर्क में आने पर संक्षारित होने लगती हैं तथा यह प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। क्या लिखेंगे आप, धातुएं, मेरे साथ लिखें, मैं बोल भी रही हूं, आपने नोट करना है। धातुएं अपने आसपास, धातुएं अपने आसपास उपस्थित, अपने आसपास उपस्थित नमी, ये आर्द्रता लिखा होता है, मतलब आर्द्रता का मतलब भी नमी होता है। जो आर्द्रता है उसका मतलब क्या है, नमी ही होता है, जो नमी उपस्थित होती है। अम्ल, अम्ल के साथ क्रिया कर लें या फिर जल के साथ क्रिया कर लें, जल आदि के संपर्क में आने पर, जल आदि के संपर्क में आने पर संक्षारित हो जाती हैं। संक्षारित मतलब खराब हो जाती हैं, संक्षारित हो जाती हैं, होती हैं या हो जाती हैं। इस अभिक्रिया को आप क्या बोलते हैं, संक्षारण कहलाते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, संक्षारण कहलाती है। अब इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं, जैसे इसके उदाहरण आप देखें तो आपको अभी बताया लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, लोहे की जो
वस्तुएं होती हैं उन पर जंग लगना आपका इसका एक उदाहरण है। लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना आपका एक उदाहरण है। दूसरा आप देखेंगे, आपने देखा होगा जो चांदी के आभूषण होते हैं, जैसे चांदी आप मार्केट से लेके आते हैं, पायल वगैरह जो पैरों में पहनती हैं लेडीज, वो जब आप मार्केट में से लेके आते हैं तब वो बहुत चमक रहे होते हैं। जब नई नई लेके आते हैं तब बहुत अच्छे से वो चमक रही होती हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद उनकी वो चमक काली सी पड़ जाती है। वो चांदी क्या होता है, काला सा रंग ले लेती है, कुछ गंदगी वगैरह अपने आसपास की नमी से वो क्या होता है, उसका कलर चेंज हो जाता है। तो वो किस लिए होता है, उसका कारण संक्षारण ही है। ठीक है, फिर आता है आपका, आप देख सकते हैं कि कॉपर जो होता है, अगर उसके बर्तन आपने देखे होंगे तो वो थोड़े टाइम के बाद क्या होते हैं, उनके ऊपर एक ग्रीन सी लेयर आ जाती है, वो भी क्या है, संक्षारण का ही उदाहरण। 3 उदाहरण आप लिख सकते हैं। संक्षारण से बचने के उपाय, देखिए डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बाकी यहाँ पर एक चीज बता देते हैं, संक्षारण से जो बचने के उपाय हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पेंट करना। दूसरा भी आता है मिश्र धातुएं बना दी जाती हैं, आगे पढ़ेंगे। पेंट करके आप संक्षारण से बच सकते हैं। कैसे, देखिए अब कोई भी लोहे की वस्तु या किसी भी धातु की वस्तु को आप लेंगे, आपने उस पर पेंट कर दिया, तो ये जो बाहर का वातावरण है इसमें जो नमी उपस्थित है, जो आर्द्रता उपस्थित है, वो उससे डायरेक्ट क्रिया नहीं कर पाएगी, तो वो पेंट करना उसको रोक सकता है। ठीक है, ये है संक्षारण। दूसरा जो आपका टॉपिक है वो है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता को आप देखेंगे, मतलब विकृत मतलब भी फिर से खराब हो जाना, गंधिता मतलब गंध। तो विकृत गंधिता में गंध कैसे खराब हो जाती है, विकृत गंधिता। देखिए इस चीज को ऐसे समझते हैं, जैसे कोई भी तली हुई वस्तु, कोई भी जो खाने का सामान होता है, जो चिप्स वगैरह होते हैं, अगर आप उसको मार्केट से लेके आए हैं या तले हैं घर में, आपने उसको फ्राई किया है, अच्छे से तला है, आप उसको फ्रेशली खा लेंगे, तभी ताजा खा लेंगे पैकेट को खोलने के बाद, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप अगर उसको थोड़े समय के लिए छोड़ जाते हैं तो उसकी स्मेल चेंज हो जाती है, उसकी जो खुशबू होती है वो अजीब सी हो जाती है, मतलब जैसे बदबू जैसा स्मेल। गंध का मतलब ऑर्डर ही बदल जाता है, जो उसकी अपनी वास्तविक गंध है वो बदल जाती है। अब वो खुशबू भी हो सकती है, बदबू भी हो सकती है, वो चीज एक अलग है। लेकिन विकृत गंधिता में क्या है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, वो खाद्य पदार्थ जो वसा युक्त होते हैं या तेल युक्त होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, नमी से क्रिया करके जब आप उसको छोड़ देते हैं तब क्या होता है, वो खराब हो जाते हैं, उनके गंध में परिवर्तन हो जाता है। तो विकृत गंधिता का वर्ड का ही मतलब यह है, विकृत मतलब खराब होना, गंधिता से हम गंध को ले सकते हैं, उनका ऑर्डर, उनकी गंध खराब होना। देखिए विकृत गंधिता जो है, इससे बचने के भी बहुत सारे उपाय हैं। जैसे आपने देखा होगा जो चिप्स वगैरह आप मार्केट से लेके आते हैं उसमें हवा भरी होती है, तो वो कौन सी हवा होती है, वो नाइट्रोजन उसमें भरी होती है, क्योंकि उसको क्या है, दूसरी गैसों से क्रिया करने से बचाना है। तो नाइट्रोजन ही क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन एक आकिरणीय गैस है, वो दूसरी गैसों से जल्दी क्रिया नहीं करती, और ना ही वो जल्दी क्रिया करेगी, और ना ही दूसरी गैसें उसमें आ पाएंगी, क्योंकि जब आप पैकेट्स में नाइट्रोजन को फिल कर देंगे, आपने देखा होगा जो पैकेट से हवा निकली हुई होती है, मार्केट से आप कभी खरीद के लेके आएंगे, तो वो चिप्स या जो भी खाने का सामान है वो ठीक नहीं होगा, उसका जो वास्तविक स्वाद जो होता है वो ही बदल जाएगा, उसकी गंध ही बदल जाएगी, ये आप कभी नोटिस करना। ठीक है, तो विकृत गंधिता में आप लिखेंगे, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ समय के साथ अपने पास मौजूद ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपचयित हो जाते हैं, जिससे इनका स्वाद और गंध खराब हो जाती है, अर्थात ये खाद्य विकृत गंधी हो जाते हैं, तथा यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, विकृत गंधिता कहलाती है। चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, इसका उदाहरण है। ठीक है, आप देखिए बचने के उपाय भी आप देख सकते हैं, जैसे कि आपको पता है कि मार्केट्स में, या आप देखते हैं मार्केट वगैरह में, आपके घरों में भी आपने देखा होगा, एयर टाइट कंटेनर होते हैं, मतलब एयर टाइट बर्तन होते हैं, जो वायु रोधी बर्तन होते हैं। मतलब उसका मतलब ये होता है कि उसमें आपका एयर नहीं जाएगी, आप कोई भी सामान उसमें रख सकते हैं, आपकी एयर उसको अंदर जाकर खराब नहीं करेगी। वो बर्तन महंगे भी आते हैं,
अलग अलग कंपनीज के आते हैं, अलग अलग उसके क्या है महत्व है चीजों का, तो उसको ज्यादा महंगा इसीलिए बेचा जाता है मार्केट में, क्योंकि वायु जो होती है चीजों को खराब कर देती है। तो वायु रोधी बर्तनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसी चीजों को, विकृत गंधिता जैसी चीजों से बचने के लिए। फिर उसके बाद आप उस कंटेनर में जो भी सामान रखेंगे बर्तन में, तो वो आपका जल्दी खराब नहीं होगा। दूसरी है, आप देख सकते हैं अक्रिय गैसों को भरकर, अभी उदाहरण देखा कि नाइट्रोजन गैस भरी जाती है चिप्स में, मतलब अक्रिय गैस लें आप कोई भी, तो जल्दी दूसरी, अक्रिय का मतलब होता है वो दूसरी चीजों से क्रिया नहीं करेगी, तो वो सेफ है आपका, आराम से आप काफी टाइम तक उसको लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। विकृत गंधिता मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ, आप लिख सकते हैं। तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ समय के साथ अपने आसपास मौजूद ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उपचयित हो जाते हैं, जिससे उनका स्वाद और गंध क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब ये जो खाद्य पदार्थ हैं ये विकृत गंधी हो जाते हैं, और यह जो प्रक्रिया है आप उसको विकृत गंधिता बोलते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे वो है आपका अम्ल क्षारक और लवण। आपके चैनल पर अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उसको देखें। बहुत ही जल्द आपका हर एक चैप्टर का 1 शॉर्ट वीडियो स्टार्ट होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। उसकी भी जो हम लैंग्वेज लेंगे वो हिंदी में ही लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।